नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज स्ट्रेट टॉक होने जा रही है हरियाणा में सैनी सरकार 2.0 के ऊपर। आखिर जो 13 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है वो क्या इसके मायने हैं। कहा जा रहा है कि सभी 36 बिरादरियों की जो हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित की गई है सैनी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल के चेहरों के जरिए। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक और समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई, दावे जो हैं वो क्या हकीकत भी बयां कर रहे हैं। शुरू करेंगे आज की स्ट्रेट टॉक। तो हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में वापसी कर चुकी है और सैनी जो है, नायब सिंह सैनी, जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर के बाद कुर्सी संभाली और खुद को एक नेता के रूप में स्टैब्लिश किया, स्थापित किया और अब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी समेत जो बड़े बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए घटक दलों के जो प्रमुख चेहरे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं अन्य राज्यों में, वो सभी इस ग्रैंड और कहें भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देखे गए हैं। आइए, कुछ सवाल हैं, कुछ तथ्य हैं जो हम खास अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। इन सवालों और तथ्यों पर नजर डालिए कि आज की स्ट्रेट टॉक में हम इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, दावों को समझने की कोशिश करेंगे। सैनी सरकार में सभी बिरादरियों की हिस्सेदारी का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सबको जो है समान यहाँ पर स्थान मिला है। क्या कहते हैं सैनी सरकार 2.0 के कैबिनेट के चेहरे? 13 मंत्री, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और कहीं ना कहीं जो है दलित और ब्राह्मण, जाट, इनको भी प्रतिनिधित्व मिला है और शक्ति प्रदर्शन किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के मंच से। ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए के जो तमाम बड़े चेहरे थे वो एक साथ उपस्थित नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उन्होंने बैठक भी की है। महिला प्रतिनिधित्व, इसे सैनी सरकार के कैबिनेट में किस तरह से महत्व मिला है। 2 महिला मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है सैनी जी के साथ। आइए इन सभी जो दावे हैं, जो तथ्य हैं और जो सवाल है उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता रेणु थापर जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा जी जुड़े हुए हैं और मुकुल त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकुल सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। मुकुल सर, सैनी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह, इसकी जो तस्वीरें आई हैं, इस तस्वीरों के मायने या फिर आपकी समीक्षा इन पर क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सभी बिरादरियों को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है और हरियाणा के लोगों का जो यहाँ पर आशीर्वाद बीजेपी को मिला है, कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बात की काफी प्रसन्नता। सभी पैनलिस्टों, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नेहा जी बिल्कुल सही है। बीजेपी के देखिए जहां भी सरकार बनी है उन्होंने अपने जितने भी गठबंधन के दल हैं वो कोशिश ये रहती कि सारे के सारे एकजुट हो और ये कहीं से मैसेज ना जाए कि 240 पे टिकने के बाद भी और जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी एकजुट रहे और उनको पूरा एक स्थान मिलता है। और ये अच्छा भी एक दल के अगर हिसाब से आप देखें, अगर बीजेपी की ये शुरू से रही है कि कहीं पे भी उन्होंने सरकार बने सेम उन्होंने फॉलो किया है। प्रधानमंत्री जी का आना, प्रधानमंत्री जी का भाषण और सैनी 2.0, इसमें बहुत बड़ी चुनौती अब की बार सरकार के लिए है। अभी 6 महीने पहले उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर ज्वाइन किया था, उसके बाद दोबारा सरकार में आना बट ऑब्वियस है कि इसमें बीजेपी को क्रेडिट जाएगा। कांग्रेस की काफी गलतियां भी थी, कांग्रेस को इसके लिए अपना देखना पड़ेगा। बात करें सरकार की, तो सरकार के पास सबसे बड़ी जो इस वक्त है जिम्मेदारी बेरोजगारी पे है। हालांकि आज ही हरियाणा जो उनका लोकल एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हम आज कुछ भर्तियां करीब 22,000 के आसपास हैं, वो हम जारी करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट। तो अगर देर रात तक निकलता है तो ये पहला कदम होगा सैनी सरकार का पॉजिटिव जी। उसके बाद आपको याद होगा मूड ऑफ द नेशन एक हुआ था चुनाव से पहले, तो उसमें जो जनता ने राय दी थी उसमें सिर्फ 22% लोग ऐसे थे जो सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे जी। बाकी 19% ने कहा था कुछ हद तक और 40% एक चक था जो कह रहा था कि हम इस सरकार के खिलाफ है, असंतुष्ट है। ये जो 40% है और इनमें 19 में भी जो उन्होंने कहा कि हम कुछ हद तक संतुष्ट हैं जी। इनको जो अगर आप देखिए तो 59% आता है।
तो ऐसे में इस पूरे जो परसेंटेज वाले लोग हैं जो सरकार के खिलाफ थे, और वो मेन मुद्दा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का था। भ्रष्टाचार तो आप एक बार किनारे रख लीजिए, बेरोजगारी वहां चरम पे थी और चरम पे है भी। इसको निपटना सैनी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जैसे तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से इरादे जता दिए हैं कि बेरोजगारी पर उनकी सरकार जो है प्रमुखता दे रही, प्राथमिकता रहेगी, मैं कांग्रेस से समझ लेना चाहती हूँ। दीपक जी, पूरी कोशिश में लग रहे हैं सीएम सैनी की बेरोजगारी पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दिया जाए, प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में जो है जीत के बाद ये कहा है कि उन्होंने युवकों से वायदा किया और वो काम सबसे पहले करेंगे। दीपक जी, बेरोजगारी पर बहुत गंभीर लग रही है सैनी सरकार। देखिए नेहा जी, जब भाजपा और भाजपा के मुख्यमंत्री ऐसे बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात करते हैं तो ऐसे लगता है दिन में ये लोग दिया जला के कह रहे हैं देखो जी उजाला हो गया। ये वही वाली बात है, सूरज की रोशनी में दिया जलाएंगे तो कहाँ कितना उजाला फैलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनकी पार्टी का, इनके नेताओं का, 2014 से दिन में दिए जलाते हैं और कहते हैं देखो उजाला हो रहा है, विकास हो रहा है, बेरोजगारी घट रही, महंगाई घट रही है। तो आप समझिएगा क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी 2014 से चली आ रही है। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार हम रोज हर साल देंगे, महंगाई हम कम कर देंगे, भ्रष्टाचार हम कम कर देंगे। तो भ्रष्टाचार कम हुआ है भाजपा की सरकार में, कैसे कम हुआ है वो क्रोनोलॉजी। जितने भ्रष्टाचारी नहीं, दीपक जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हारी उन कारणों की वजह से, जिसमें एक कारण ये है कि नौकरियों में भ्रष्टाचार भी काफी रहा, कांग्रेस की सरकार हो या फिर क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, और बीजेपी की सरकार ने इसी पर लगाम लगाया। जी मैं बोल रहा था, उसी बात पे आ रहा था जी। मैंने कहा भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई, युवाओं के साथ अन्याय, तो सारे मुद्दे तो भाजपा ने क्या किया। भ्रष्टाचारी जितनों भ्रष्टाचारियों पे भाजपा ने आरोप लगाए थे वो सारे के सारे भाजपा में आ गए। और लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए अभी चंद्रबाबू नायडू जी का, वो जेल में गए थे 2023 में, जेल से आने के बाद भाजपा में मिल जाते हैं, भाजपा में आने के बाद सरकार से मंत्री बन जाता है उनका बेटा, सरकार को समर्थन दे देते हैं। समर्थन देने के बाद कल ही ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दिया कि 371 करोड़ में आप क्लीन चिट दे दिए जाते हैं। तो भाजपा का विकास, भाजपा का रोजगार यही है कि आइए हमारी सरकार बनवाइए और हम आपको क्लीन चिट दे देंगे। तो रोजगार उन लोगों का चल गया, उन नेताओं का जो भ्रष्टाचारी थे, जिनको तथाकथित भाजपा ने लगाया। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ईडी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, सीबीआई, तो ये सब अभी जांच का विषय है। लेकिन जांच कौन करेगा, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही लोग चोर है, वही लोग आरोप लगा रहे हैं। तो सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का वाली बात है कि भाजपा के नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इस सरकार को है, हरियाणा के लोगों के लिए है। उम्मीद करते हैं कि शायद मोदी जी की तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। हम क्यों हारे हैं, हमारा आत्मचिंतन, आत्ममंथन पार्टी का चल रहा है। 20 सीटें ऐसी है जहां से 200, 250, 500 और 1000 वोटों पे अंतर आया है। हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है। चुनाव आयोग का आपने अंदाज भी शायराना देखा था किस तरीके से है। तो चुनाव आयोग इस तरीके से शायराना अंदाज में अगर जवाब देगा तो फिर लगता है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ये आरोप हो सकते हैं सबके। बात यह है, आते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार थी। इन्होंने वादा क्या किया कि हमारी सरकार आएगी, हम गैस सिलेंडर 400 रुपए में देंगे। अब 10 साल तक भाजपा ने राज किया, 1200-1300 में गैस सिलेंडर दिए। अब जनता को कहे कि मेरी सरकार बनवाओ। अरे सरकार तो इन्हीं की थी, तो आपने पहले क्यों गैस सिलेंडर सस्ती नहीं दिया था। तो कई झोल है इनकी सरकार में, इनके घोषणा पत्र में, इनकी चीजों में, इनके वादों में तो झोल है। अब देखना है कि कल से सिलेंडर 400 का देते नहीं। चलिए, जो वायदे कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जो वायदे बीजेपी ने किए हैं वो कितनी जल्दी जो है जनता को इसका लाभ मिलता दिखेगा। रेणु जी से समझ लेंगे, बीजेपी की प्रवक्ता से समझने की कोशिश करेंगे कि जनता को जो उम्मीदें उन्होंने दिलाई हैं उस उम्मीदों पर कितनी जल्दी काम होगा। हालांकि बेरोजगारी को लेकर जो नायब सिंह सैनी है उनका फोकस दिख रहा है, प्राथमिकता दिख रही है, और इसीलिए जैसा कि मुकुल जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बेरोजगारी पर कुछ न कुछ हद तक जो है काम करती नजर आएगी सैनी सरकार 2.0। रेणु जी,
क्या बात रही कि जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कि आपकी सरकार तो पहले से ही थी, लेकिन आपने कहा कि जब सरकार में आएंगे तब हम आपको 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो रेवड़ी कल्चर की बात होती है, रेवड़ी सियासत की बात होती है, उसका आरोप बीजेपी पर लग रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी की जो कथित अप्रत्याशित जीत है, उसके बाद हरियाणा में इतिहास रचा बीजेपी ने। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनको शायद पार्टी कम श्रेय देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब मैं आ रही थी अपने स्टूडियो की तरफ तो मैंने सबके बैनर्स देखे, सबके पोस्टर्स देखे, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जी की तस्वीर, पोस्टर नदारद थे। रेणु जी, देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में एक इस वक्त है, अमित जी को यहाँ पर लगाया गया था चुनाव पर्यवेक्षक, तो उनका यहाँ पर आना जरूरी था। वो उनके ज्यादा पोस्टर आपको लगे नजर आए होंगे जी। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी। हाँ जी जी, प्लीज प्लीज बात रखिए जी। आपने अभी, इन्होंने, दीपक जी ने कहा कि वे बातचीत कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि गैस देंगे, फ्री गैस देंगे। जो गैस है वो हम 400 का देंगे। फ्री गैस और चूल्हा जो उन्होंने गरीब बहनों को दिया है, उसकी बात भी करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी कांग्रेस इस बात को भी मानेगी कि फ्री गैस चूल्हा गरीब बहनों को मिला, और जो चूल्हे पर रोटी बनाती थी उन बहनों को फ्री गैस और चूल्हा मोदी सरकार ने उपलब्ध करवाया। इसके अलावा बेरोजगारी की बात हुई तो 24,000 को उन्होंने अभी आज ही कहा है, अमित जी ने घोषणा की है कि हम 24,000 युवाओं को रोजगार देंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, अकेली जुमलेबाजी नहीं होती। उन पर भी बात कहने से पहले एक बात जरूर आती है कि पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया, और लोगों का विश्वास उन पर अटूट है। तभी लोगों ने 1972 के बाद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताया, जो कि कभी भी नहीं हुआ। 1972 से पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी तीसरी बार जीत के आए। और ये पार्टी तीसरी बार जीत के आई है और पूर्ण बहुमत के साथ आई है। ऐसा है कि कांग्रेस को शायद अपनी हार जो है वो थोड़ा सा बौखलाहट हो रही है, क्योंकि नेचुरली है, उन्होंने भी बहुत काम किया था, उन्हें उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो उम्मीदें सरकार के हारने पर टूट गई हैं। थोड़ा ऐसा ही मुझे लग रहा है। बाकी तो सब ठीक चल रहा है। मोदी जी भी बहुत काम कर रहे हैं। पूरे देशों में आप देख रहे हैं कि भारत का नाम इस वक्त सर्वोपरि है, और जातिवाद से ऊपर उठकर इन इलेक्शंस में और जो मंत्री पद दिए गए हैं उनमें काम हुआ है। जैसे कि तो आज तक याद है 1983 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि 15 अगस्त 1983 में कि ये जो राष्ट्र है इसमें ये यहाँ पर कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं है। ये पूरा राष्ट्र है, ना तो इसमें कोई जाति है, सभी एक ही जाति के लोग हैं। ना उन्होंने जातिगत हम लोगों को नहीं बांट सकते, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब के क्या हुआ कि कांग्रेस ने ही जाति में लोगों को बांटा। शायद लोग ये बात गवारा नहीं कर सके, उनको एक राष्ट्र चाहिए। उनके आगे ये बात थी और मोदी जी के काम थे, उन्होंने उनके कामों को वोट दी है। ठीक है। और खट्टर जी काम के एक सवाल मैं समझना चाहती हूँ रेणु जी, एक सवाल मैं समझना चाहती हूँ। बीजेपी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बार बार परिवारवाद को लेकर, और हरियाणा में भी जो है कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा हथियार परिवारवाद का ही बनाया गया। लेकिन अभी जो देखिए, चाहे वो श्रुति चौधरी हो, आरती राव हो, ये सब एक परिवारवाद से निकला हुआ चेहरा ये जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जहां तक मुझे याद है कि श्रुति जी अपने पिता के बाद, उनके देहांत होने के बाद इस इलेक्शन में उतरी है। और इस इलेक्शन में उतरने के लिए हमारे यहाँ जो देखा जाता है वो व्यक्ति की अपनी, जो उसकी अपनी वो होती है योग्यता, उसको आधार माना जाता है जी। श्रुति जी एक ऐसा चेहरा थी जो कि अपनी योग्यता से आगे आई। उसमें जातिवाद या परिवारवाद बिल्कुल नहीं देखा गया। और जहां बात आरती राव की, यहाँ तक, हाँ जी, आरती सिंह राव की के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? आरती सिंह राव की जो बात करें, अटेली से राज्य मंत्री बनी है और उनका
उनका भी पूरा परिवारवाद जो परिवार है वो जो उनका जी जी परिवार का राजनीति में होना गलत बात नहीं है, लेकिन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। नहीं तो फिर यही बात दीपेंद्र हुड्डा के लिए गलत क्यों हो जाती है रेणु जी? ऐसा है कि आप एक बार ध्यान से देखें, अभी तक परिवारवाद के कारण कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है जी, और उन्होंने देश को भी इसीलिए बांटा। लेकिन हमारी जो श्रुति जी जो है वो अपनी योग्यता से और आरती जी अपनी योग्यता से आई हैं और जीत कर उनको वहां पर लाया गया है जी, और उन लोगों ने जनमत उनके साथ हुआ है, पार्टी नहीं अकेली, जनमत ने उनको आगे लाया है जी। ये बात भी रखनी पड़ेगी कि उनको लोगों ने लाया है। छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में जीत हासिल करना कोई काम किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है। ठीक है, लोग उनसे प्यार कर सबको लाए हैं। जी जी। मुकुल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बात जो है बार बार, चाहे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश में बीजेपी के चुने गए यहाँ पर विधायक हों, वो सभी खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव फैलाया और जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन जिन जिन मुद्दों को कांग्रेस ने इन चुनाव में उठाया था उन मुद्दों को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। चाहे अग्निवीर योजना के जो जवान होंगे उनको नौकरी की बात हो, चाहे महिलाओं को गैस सिलेंडर की बात हो, किसानों को कुछ जो है एमएसपी की बात हो, और भी ऐसी महिलाओं को जो है कुछ आर्थिक मदद की बात हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस ने उठाया और बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया। तो ये क्या जनता के दरबार में बीजेपी जिस तरीके से मुद्दों को लेकर जा रही है, इसको जनता की एक्सेप्टेंस आप कैसे देख पा रहे हैं कि उसकी बातों का कितना असर, क्या ये प्रभावी भी हो रहा है और इसका सरकार पर क्या असर दिखेगा? अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले सर। जी हाँ नेहा जी, बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में अपने सारे वादे किए हैं वो तो उसका आकलन कुछ समय बाद किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के साथ भी एक मजबूरी है कि जिन मुद्दों पे सरकार के खिलाफ एक जनाक्रोश था और इलेक्शन से पहले जिस तरह से सारे सर्वे आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक हलचल थी। देखिए, जीत हार 1 वोट की हो, चाहे 10 वोट की हो, चाहे 10 लाख की हो, जीत होती है। हाजी जीत होती है, उसके बाद कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है, वो एक जांच का विषय है जी। लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां जो बटी हैं, वो 2014 में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य पर 70,000 करोड़ का कर्जा था जी, लेकिन 10 सालों में 3,70,000 करोड़ हो गया है। अब देखिए, वहां की जनता बट ऑब्वियस है कि जब स्टेट पे कर्जा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, वो नई अभी सेकंड टाइम ये सैनी सब शपथ लिए हैं, तो ये सब ऐसे इनके सामने पहाड़ हैं जिनको पार कर पाना। और चूंकि बट ऑब्वियस है कि डबल इंजन की सरकार का एक फॉर्मूला मोदी जी बोलते हैं, उसमें मदद मिलेगी, लेकिन 3,70,000 करोड़ 10 साल में, अगर आप 3 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ता है तो कहीं नहीं सरकार की एक उसमें क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है कि इतना कर्जा आखिर लिया क्यों जा रहा है, और डेवलपमेंट उस हिसाब से है नहीं। नौकरी में 9% के आसपास बेरोजगारी दर है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और खासकर सैनी जी के लिए कि इसको पार पाना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, इसको समझेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से। दीपक जी, कहीं ना कहीं जिस जाति जनगणना की बात कांग्रेस और राहुल गांधी जोर शोर से उठाते रहे, और अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में सभी बिरादरियों ने, खुद रेणु जी ने भी इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी बिरादरियों ने जो है बीजेपी पर भरोसा दिखाया, और इसी भरोसे का ये नतीजा है कि कैबिनेट में 36 की 36 बिरादरियों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है। क्या कहेंगे? 4 ओबीसी चेहरे सैनी कैबिनेट में जोड़े गए। देखिए नेहा जी, भाजपा के लोग जो है ना विक्षिप्त हो चुके हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि इन्होंने इतने झूठ बोल रखे हैं, दूसरी तरफ बोलते तो दूसरा झूठ निकल के आ जाता है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं हम जातिगत जनगणना के खिलाफ है, दूसरी तरफ बिहार में ये चुप हो जाते हैं। बिहार में इनके नीतीश कुमार जी कहते हैं हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे, तो उनके बयान पे चुप्पी साध देते। तीसरी बार ये कहते हैं कि देखो जी हमने अपनी मंत्रिमंडल में सारी जातियों का समीकरण बैठाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पंजाबी, सारी जातियों का। फिर भैया ऐसा कार्ड क्यों खोलते हो आपके सभी जातियों का? आप बोलो ना कि हमने हरियाणवियों को पूरा का पूरा
उसमें दिया है, जगह दिया, ये नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है ना, विक्षिप्त का मतलब होता है मानसिक रूप से जो कुछ कभी बोल सकता है। मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा, आप वैसे समझिए विक्षिप्त। अभी आपने इससे पूछा परिवारवाद पे, तो रेणु जी को सम्मान के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि परिवारवाद पे क्या बोल रही है, तो उनकी योग्यता है, श्रुति जी की योग्यता है और आरती जी की योग्यता है जी। हाँ, वही मैंने कहा, बहुत बढ़िया योग्यता है। भाजपा में उनकी योग्यता क्या है, क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं, मंत्रियों की बेटियां हैं, बड़े बड़े घरानों से आई हैं, तो उनकी ये योग्यता है। मैं तो हैरान हूँ कि रेणु थापर जी इतने सालों से भाजपा की प्रवक्ता है, इनकी योग्यता मोदी जी को और अमित शाह जी को नजर नहीं आई। ये भी कम योग्य नहीं है, बहुत बढ़िया बोल रही है भाई। तो मैं तो चाह रहा था, हैरान हूँ कि अभी रेणु जी का नंबर नहीं आया। योग्यता कौन सी होती है, क्या आधार है परिवारवाद पे? तो इसलिए दोहरा मापदंड है भाजपा का परिवारवाद पे। यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं योग्यता है, काबिलियत है, वहां पे आते हैं तो कहते, तो इनसे जरा सवाल कर लीजिए, कांग्रेस के लिए इतना ज्ञान देती है। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, राजनाथ सिंह के बेटे से लेके अमित शाह जी के बेटे तक, पीयूष गोयल जिसके बेटे हैं वो पूरा देश देखता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ऐसे न जाने अनगिनत नेता है इनके परिवारवाद के उदाहरण। इसलिए परिवारवाद पे भाजपा ज्ञान ना दे, देश को बरगलाए ना। अब मुद्दों की बात हम कर लेते हैं, काम की बात कर लेते हैं। हरियाणा को बेरोजगारी किस तरीके से, कर्ज में और डुबोएंगे, जो त्रिपाठी जी ने कहा, तो कर्ज में और 5 साल में कितना डुबोने वाले हैं? 3 लाख करोड़ को क्या 6 लाख करोड़ करने वाले हैं? इनके पास विकास का रोड मैप क्या है, ये देश को बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। इनके पास इसलिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का एक झूठा नारा है और दूसरा सांप्रदायिक उन्माद फैला देते हैं, जिससे जनता के मन में आक्रोश भरा रहता है। जनता कहती है पहले हम संप्रदाय के सुलझा लें, फिर देश में विकास की गंगा बहाएंगे तो देखा जाएगा। अब ये डराने की राजनीति करते, कटेंगे बटेंगे, कि कौन किसको काट रहा है देश में, कौन किसको काट रहा है देश में। अरे हम सालों साल से, सैकड़ों दशकों से गाते आए, हिंदुस्तान जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उस गुलदस्ते की बात करते हैं जिसमें सारे फूल हैं, लेकिन एक कटेंगे बटेंगे, मारेंगे पीटेंगे, इसकी राजनीति करते हैं। अब मैं चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाजपा के लोग शायद थोड़ी एक अच्छी राजनीति पर आ जाए, लेकिन जो बिच्छू का डंक होता है वो कभी सीधा नहीं होता, और आपको टच करेगा तो डसेगा ही डसेगा। तो भाजपा वो बिच्छू का डंक है, जो टच कर दिया आपको तो डसेगा ही। तो इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये इन्होंने जनता को बार बार कहते ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो एक बार 2 बार चढ़ गई है, अब इस बार जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादा दिन चल भी नहीं पाएगी, 4-6 महीने में गिर जाएगी। चलिए, कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि हरियाणा का जो चुनावी मैदान है वो अभी भी वो पकड़कर बैठी हुई है यहाँ पर। रेणु जी कैसे उत्तर देंगी? बहुत सारे आरोपों की झड़ी कांग्रेस प्रवक्ता ने यहाँ पर लगाई है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना पर अब बीजेपी से सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि आपने सभी बिरादरों की बात की, लेकिन मैं आपके कैबिनेट के अगर चेहरों पर जाती हूँ तो 4 ओबीसी, 2 दलित, 2 ब्राह्मण, 2 जाट समुदाय, 1 राजपूत, पंजाबी, बनिया, तो ये सारी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का मुझे पूरा यकीन है कि आपके ही मंत्री बार बार ये बातों को रखेंगे। तो फिर जातिगत जनगणना से परहेज क्यों? अनम्यूट कर ले मैम, अनम्यूट कर ले। ऐसा है कि अगर आप देखें कि हमने ऐसे सीट्स क्यों दी, जातिगत गणना की भी बात आपने करी इन्होंने कि जातिगत गणना करने की बात करते हैं, तो जातिगत गणना इसीलिए होती है कि ताकि किसी भी जाति को आरक्षण जो मिला हुआ है वो किस आधार पर मिला हुआ है। मान लीजिए अल्पसंख्यक आरक्षण आपने दे रखा है, वो किस आधार पर दे रखा है? क्या वो जाति की कम में जो आरक्षण दिया हुआ है? दूसरी बात, आपने जातिगत गणना के बाद आपने एक प्रश्न पूछा था अभी, मैं उस पर ही आती हूँ कि आरक्षण क्या है जी। मैम अगर जनता में आक्रोश होता तो जनता बीजेपी को वोट नहीं करती, भाजपा को वोट नहीं करती। परिवारवाद की बात की जाती है तो परिवारवाद की बात जहां तक करते हैं, अगर भाजपा में परिवारवाद होता तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर मुख्यमंत्री ना बनता और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ना बनता। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बातें तो समझने की जगह हम यही बात करते रहते हैं कि भाजपा को कैसे हम काट सके। इन बातों को काटने की जगह अगर हम अपना खुद का विश्लेषण करें, हम क्यों हारे, जनता ने हमें क्यों नकारा,
ये ज्यादा जरूरी बन जाता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है ही। मैं ये समझना चाहती हूँ, हाँ या ना, नहीं करना चाहती या करना चाहती है बीजेपी? देखिए, जातिगत गणना की ये हाईकमांड की बात है, लेकिन इसके बारे में जो मेरी समझ में आता है जी, उसकी बात अवश्य मैं करना चाहूंगी, क्योंकि जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है। कई ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ, लेकिन वो ज्यादा हैं, उनके लोग आम जनता से ज्यादा हैं, तो उस आरक्षण को खत्म करना चाहिए। ये तो आप भी मानेंगे, देश में अगर किसी को आरक्षण मिला हुआ है लेकिन वो जाति के आधार पर ज्यादा है, तो वो आरक्षण खत्म होने चाहिए। आपने अभी कहा, मुझे लगता है दीपक जी को संतुष्टि मिल गई होगी कि बीजेपी प्रवक्ता भी चाहती है कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जी, आप एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगी, आपने कहा कि दो मंत्रियों को स्थान दिया। दो मंत्रियों को स्थान दिया क्योंकि हम राष्ट्रवाद को मानते हैं। हम एक बात जानते हैं कि एक राष्ट्र है और इसमें कोई भी जातिगत कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो मुकुल जी से समझने की कोशिश करूंगी कि क्या बात है कि हरियाणा में बीजेपी कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाती, जबकि बीजेपी की जो अन्य प्रदेशों में सरकार है वहां 2-2 डिप्टी सीएम बीजेपी बनाती दिख रही है। इस तरह की पॉलिटिक्स वहां पर करती है, फिर सरकार का जो है क्रियान्वयन करती नजर आती है। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। अनिल विज फिर से मंत्री के रूप में ही उन्होंने शपथ ग्रहण की है। कुछ तस्वीर ऐसी निकल कर आई है मंच से जिसमें वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए भी दिखते हैं। इस तस्वीर के भी कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में समझेंगे ये मायने को भी। मुकुल जी, मेरा सवाल कि हरियाणा में क्या वजह हो सकती है कोई डिप्टी सीएम जो है नहीं बनाया गया? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को ये भरोसा है कि वहां पे जो पिलर्स होते हैं वो एक ही है, और सैनी जी को जिस तरह से बनाया गया, उन्होंने 6 महीने में जैसा भी किया काम, कुल मिला के अगर वो एक बार फिर जनाधार लेने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको। और अपनी सीट, जैसे पहले कहा जा रहा था कि सैनी अपनी सीट खुद हार जाएंगे, 4 बार सीट उन्होंने चेंज की लेकिन वो जीते। तो जाहिर बात है कि जहां जहां केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि वहां पे, यूपी का हाल देखिए, लोकसभा इलेक्शन जैसी उसके परिणाम आए, तुरंत दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में जाके हॉल्ट कर गए। तो ऐसी स्थिति में ये तब भी था क्योंकि योगी जी का नाम था। उससे पहले कई नाम आए, आपको याद होगा कि 2017 में जैसे ही योगी जी का नाम आया भी नहीं था, उससे पहले लोग शपथ करने के लिए तैयार हो गए थे, लोग मंदिरों में दर्शन करने चले गए थे कि अब मेरा नाम आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये केंद्रीय नेतृत्व की अपनी वो रहती है कि किसको बनाए, और जब वो देखती है कि कहीं कोई दोफाड़ होने की या कहीं मनमुटाव होने की नौबत आ रही है, तो एक आदमी को समझा के कहती है आप डिप्टी लीजिए और आप चीफ मिनिस्टर। तो जाहिर बात है इसमें सैनी के नंबर्स ज्यादा होंगे और वहां पे उनका नेतृत्व सबने माना है। और खट्टर साहब से, चूंकि खट्टर साहब के बाद मनाया गया था, और खट्टर और उनके संबंध सब जानते हैं। राजेश नागर को भी वहां पे मंत्री पद का आज शपथ लिया उन्होंने, वो भी वेरी क्लोज टू खट्टर साहब। तो जाहिर बात है कि केंद्रीय नेतृत्व अपना आकलन करता है और उसी हिसाब से पद देता भी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए कि ना बनाए। अनिल विज के बारे में मैं टिप्पणी जरूर आपसे समझना चाहूंगी कि अनिल विज जो है भाजपा का एक बड़ा चेहरा, हरियाणा से खुलकर कहते हैं कि मुझे भी जो है मुख्यमंत्री के पद में जो है मेरी रुचि है, दिलचस्पी है, वो दावा भी पेश करते हैं। लेकिन उसके बाद मंच से जो तस्वीरें आ रही हैं तो उन तस्वीरों के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अनिल विज जी को तो मैं तब से जानता हूं जब खट्टर सरकार बनी थी और खट्टर साहब की और अनिल विज के बीच में काफी उठापटक चल रही थी कि किसका नंबर आएगा। तो मैं भी उसका गवाह हूं, और अनिल विज साहब ने कोई ऐसा मोर्चा नहीं छोड़ा था कि जो वो ना करे हो, और अप्रोच उन्होंने बहुत की थी, लेकिन खट्टर साहब जीत गए। अनिल विज आज भी मोदी जी से जिस तरह से उन्होंने कुछ सेकंड बात की है, मैं कहता हूं 40-50 सेकंड उन्होंने कंटिन्यूअस कुछ बात की है, तो जाहिर बात है कि केंद्रीय नेतृत्व ने विज को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि विज उस टाइप के नेता नहीं है। जब याद होगा आपको कि जब उन्होंने अपना वो मीटिंग छोड़ के बाहर निकले थे और गाड़ी से निकले थे, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला भी था। और जाहिर बात है इतने वरिष्ठ नेता, 70 साल उम्र क्रॉस हो गई है, और आज भी वो चीफ मिनिस्टर की जो उनकी बनने की चाहत थी वो कहीं ना कहीं कोने अतरे दबी है, लेकिन कसक रह गई है, वो कसक रहेगी। वो जब तक 75 के नहीं जाते अगले हरियाणा चुनाव तक, तब तक उनकी कसर रहेगी, और इस कसर को बीजेपी भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि सैनी आगे बढ़े, और इनको आगे कुछ वजह होगी, वो पार्टी के अंदरूनी मामला है।
जी। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न समझने की कोशिश करूंगी। एनडीए के प्रमुख चेहरे मंच पर उपस्थित थे। एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है दीपक जी। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनावी बिगुल बजा हुआ है, एनडीए खुद को एकजुट दर्शा रही है। कांग्रेस से भी यही अपेक्षा हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एनडीए के शक्ति प्रदर्शन पर क्या कहेगी कांग्रेस? जी, देखिए, इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहते। शक्ति प्रदर्शन तो सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की चल रही, तो अपना बहुमत सिद्ध कर चुके बैठे हुए हैं। बात है कि एनडीए का मुख्यमंत्री बना, एनडीए का फंक्शन है, तो एनडीए के सारे लोग कहते निमंत्रण देते। अगर निमंत्रण में नहीं देते। रेणु जी, एनडीए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर। मुझे लगता है रेणु जी आप कुछ बोलिए। जी, जहां तक मैं जानती हूँ एनडीए शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही, बल्कि लोग उनके साथ हैं और जन का समूह उनके साथ हो गया है। और जो अपने सामूहिक तौर पर हम लोग साथी होते हैं तो सब इकट्ठे होते ही हैं, किसी भी मीटिंग में, कहीं भी, कोई भी पार्टी हो, होते हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ बार बार कहा जाता है, कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन जब हमारा आपस में मेल जोल होता है तो सभी पार्टियों को बराबर का सम्मान दिया जाता है। जो सम्मान की भाषा है वो भारतीय जनता पार्टी ही जानती है किसको सम्मान कैसे देना है। जी, तो इस सम्मानित करने की ये बात थी, उनका सम्मान करने की, इसलिए सभी पार्टियां इकट्ठी होकर वहां पर है। जी बिल्कुल। दीपक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। दीपक जी, ऐसा है जी, आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर दोबारा वहां की जनता ने जो विश्वास जताया है, हमें इतना पता है कि हम उस विश्वास पर पूरे उतरेंगे और आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, सबको हम वहां भी जीत का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को अभी भी विश्वास है। वो जानते हैं अगर देश का भला हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी रेणु जी, आपने समय निकाला। दीपक जी आपका भी। दीपक जी आ गए हैं दोबारा से। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में ही रखें बात अपनी, कांग्रेस की बात अधूरी रह गई थी। जी देखिए नेहा जी, मैं बोल रहा था कि आपको याद होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी मंच पे अकेले दिखते थे। नरेंद्र मोदी जी की लेफ्ट में और राइट में 5-5 कुर्सियां खाली होती थी, कोई इर्द गिर्द नहीं बैठ सकता था, कितना भी बड़ा नेता हो। लेकिन अब लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, वो लोकतंत्र की खूबसूरती। चलिए, विपक्ष इसको अपना श्रेय लेना चाहता है कि उसकी वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकतंत्र में जो है भरोसा उनका अब दिखने लगा है। दीपक जी, क्या ऐसा ही है? हो रही है सबसे जी, ताना। जी दीपक जी, बात पूरी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी रेणु जी, एक बार फिर से आपका, मुकुल जी आपका भी और दीपक जी आपका भी, कि आप कार्यक्रम के साथ जुड़े। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आपका फीडबैक हमें आपके ईमेल के रूप में लगातार हासिल हो रहा है, लेकिन लगातार आपसे अपेक्षा बनी रहती है, इसलिए आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। देते रहिए जस्ट टीवी का साथ। धन्यवाद।